Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss measurement and evaluation. It is part one. It is specially for UPSC principal and vice principal exams. So definitely, the session would be interesting one. Till end, listen the video so that you can get complete informations. In this part, I will discuss uh, 15 MCQs with explanation related to the measurement. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification. And in this part, I will discuss about measurement. So please listen the video till the end. You see my channel, it is Asit Government Tool Guru. Let's compete. Please subscribe, like, and share my channel. If you view my video, then please do not forget to uh, click on my subscribe button. So you see any queries there, you join my WhatsApp number. It is 83277782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss measurement and evaluation part 1. In this part also I will discuss 15 MCQs, very good MCQs. So you see educational measurement, actually what is the meaning of measurement? It is clearly given. Measurement means assigning numbers or scores to a person's performance or traits according to fixed rules. It answers the question how much. देखिए जो स्टूडेंट्स एक्चुअली एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें क्लियरली उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क मिलता है, तो वो एक मेजरमेंट है. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स है, जैसे इंटेलिजेंस आप देख लीजिए. इंटेलिजेंस जो आईक्यू टेस्ट है, इसमें हाईली सुपरियर और गिफ्टेड, सपोज 130 एंड अबोव, 130 and above, it is gifted or highly superior. So like this also later on I will discuss. So assigning numbers or scores to a person's performance or traits according to fixed rules. Always actually मेजरमेंट एक क्वेश्चन आता है हाउ मच, तो ये इस रिलेटेड में क्वेश्चन आता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. ओके. सो मेजरमेंट में एक्चुअली आप कंपेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस. सो जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, कि मिड टर्म है, कि लास्ट में सपोज सबमिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें मार्क्स आता है, पोजीशन आता है, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो ये सब मेजरमेंट में आ जाता है. जैसे हम हाइट को मेजर करते हैं कि वेट को मेजर करते हैं. यदि आप मार्केट में जाएंगे, इफ यू परचेज ग्रोसरी आइटम्स एंड वेजिटेबल आइटम्स ऑल्सो, वेट मशीन इज देयर. ओके. So similarly, if you go to the suppose if you want to prepare pant and shirt, in this case also measuring tape is required. So two types of measurement, physical and mental. So मेंटल मेजरमेंट में हम देखेंगे तो कुछ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, जैसे इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट है, कि एप्टीट्यूड. सपोज देखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको. एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में एक लिकट, ओके, एक लिकट टेस्ट है. लिकट टेस्ट है, जैसे आपको पॉइंट वाइज, सपोज 5 पॉइंट्स का है. पॉइंट 1 में हाईली डिसएग्री, पॉइंट 2 डिसएग्री, पॉइंट 3 न्यूट्रल, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, कि पॉइंट 4 वो आ जाएगा जैसे हाईली एग्री. सो लाइक दिस, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा. तो आप एटीट्यूड को मेजर कर सकते हो. तो इसमें क्या है, मेजरमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटी का बात आता है तो मार्क्स, हाइट, वेट,
और मेजर सपोज ग्रोसरी आइटम्स, मेजर सपोज वेजिटेबल आइटम्स, वो फिजिकल में आ जाता है। और जब आप क्वालिटी को जाएंगे, एट्रीब्यूट्स को जाएंगे, ट्रेड्स को जाएंगे, जैसे आप इंटेलिजेंस मेजर करेंगे, इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट, एटीट्यूड की, बिहेवियर की, अचीवमेंट, सो इसको भी हम मेजर करके एक क्वांटिटेटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का जो एक इट आंसर्स द क्वेश्चन, ऑलवेज एक क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ मच, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन आप देख लीजिए, जेपी गुइलफोर्ड, असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। सिमिलरली ग्रोनलुंड, उनका जो डेफिनेशन है, मेजरमेंट गिव्स न्यूमेरिकल स्कोर्स और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स और ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। जैसे आपको फीवरिश लग रहा है, ठीक है, तो हम थर्मोमीटर यूज करके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक मेजरमेंट, जैसे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि जो फीवर है वो ज्यादा टेम्परेचर है कि कम टेम्परेचर है। तो वैसे ही तो एक न्यूमरल्स और कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इवेंट्स है, उसको हम असाइन करते हैं न्यूमरल्स में। ठीक है, ग्रोनोल्ड बेसिकली जो बोले हैं, मेजरमेंट गिव्स न्यूमेरिकल स्कोर्स और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल स्कोर्स, आप सब्जेक्ट का बात आएगा, न्यूमेरिकल स्कोर्स आएगा। अब देखिए, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है कि हिंदी है कि जनरल नॉलेज है कि एनी अदर सब्जेक्ट आता है, तो उसमें मार्क्स असाइन होता है। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि वेरी गुड स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उनका रैंक हम देखते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो उसमें हम वैल्यू जजमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन का बात आता है कि इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, कि ही हैज अचीव्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। मेजर्स द क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। मैं बोला था क्वांटिटी का बात आएगा, तो आप जब आप एक शॉप को जाते हो, कुछ ग्रोसरी आइटम्स परचेज करोगे, तो वहां पर क्वांटिटी का बात आता है। सपोज आप राइस परचेज कर रहे हो कि दाल परचेज कर रहे हो, तो क्वांटिटी में आता है। और कैरेक्टरिस्टिक का बात आएगा, जैसे आप मेजर करेंगे इंटेलिजेंस, आप मेजर करेंगे एटीट्यूड, आप मेजर करेंगे बिहेवियर, आप मेजर करेंगे अचीवमेंट। ओके, सो ये सब एक्सटेंट ऑफ, आप बेसिकली ट्रेड्स को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो इसमें हम ये मेजरमेंट ये नहीं बोलेंगे कि ओनली फिजिकल क्वांटिटीज, हाइट, वेट, डिस्टेंस, इसको जो हम मेजर करते हैं कि ओनली वही मेजरमेंट है, नॉट लिमिटेड टू फिजिकल क्वांटिटीज लाइक हाइट, वेट और डिस्टेंस। तो मेजरमेंट जो है वो एडुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स है। देखिए, ऑल्सो मेजर्स एडुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। तो एडुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स वो मेंटल मेजरमेंट है, ऊपर में फिजिकल मेजरमेंट है। टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो जो एडुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स आता है, तब वो मेंटल मेजरमेंट है। अच्छा, टेस्ट मार्क्स, तो वो एडुकेशनल मेजरमेंट है। इंटेलिजेंस, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा क्या फॉर्मूला है। अचीवमेंट, जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल होता है, ओरल टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन एटीट्यूड, मैं बोला था लिकर्ट स्केल मोस्ट कॉमनली यूज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनेयर में वो एटीट्यूड, ओपिनियन जो टेस्ट होता है। बिहेवियर में, बिहेवियर आप देखा होगा, अनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। बिहेवियर को हम एक एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, एक एक स्टूडेंट का चाहे पॉजिटिव उसका जो बिहेवियर है कि नेगेटिव बिहेवियर हम मेंशन करते हैं, वो अनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। कि आप चेकलिस्ट बनाएंगे कि रेटिंग स्केल्स, एक आप एक नंबर दे देंगे ना, सपोज रेटिंग स्केल्स में आपका नंबरिंग है 1 2 3 4, तो कितना नंबर देंगे उसका बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करके, स्टूडेंट का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपको एक पॉइंट देना है, जैसे नंबर 1 में, नंबर 2, नंबर 3, तो उसी के मार्क के बेसिस में है। तो रैंकिंग इन कॉम्पिटिशंस। तो मेजरमेंट ओनली लिमिटेड नहीं है कि ओनली फिजिकल क्वांटिटीज को वो मेजर करेगा, वो मेंटल मेजरमेंट में एडुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स आता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल्स दे दिया।
आगे में आज मैं इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट और लिकर्ट स्केल के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मेजरमेंट फॉलोज फिक्स्ड रूल्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। तो मेजरमेंट ऑलवेज फॉलोज फिक्स्ड रूल्स, कुछ फिक्स्ड रूल्स को वो फॉलो करता है। जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट वो कंसिस्टेंट होगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में बोला था, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल तो बहुत इजी है। फिजिकल मेजरमेंट डील्स विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज दैट हैव ए डेफिनाइट और ऑब्जर्वेबल एग्जिस्टेंस। जैसे फीचर्स देखिए, मेजर्स फिजिकल कैरेक्टर, हाइट, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, इसको हम मेजर करेंगे, बहुत एक्यूरेट होता है। ओके, हाइट ऑफ ए पर्सन की, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट की, वेट ऑफ ए स्टूडेंट की, हम लेंथ, सपोज क्लासरूम का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और डिस्टेंस, सपोज होम टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस एक्चुअली, suppose home to school it is 3 kilometer, to and fro the child actually every day cover 6 kilometer distance. So like this uses standard measuring instruments, जैसे जो measuring units है, आप मार्केट को जाएंगे, आप वेजिटेबल्स खरीदेंगे, वहां पर वेट मशीन है जो जीरो करके, एब्सोल्यूट जीरो करके वो स्टार्ट करता है, फिर मेजर करता है, नहीं कि तो बीम बैलेंस में वो फिर वो जीरो को लाके, जैसे आप वेट मशीन में जाएंगे, वेट मशीन को वो जीरो को लाएगा, तो देन मेजर करेगा। जैसे रूलर है, मेजरिंग टेप है, वेइंग स्केल है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ये स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? जब आप कोई ग्रोसरी शॉप को जाइए, आप राइस खरीदेंगे कि दाल खरीदेंगे, ठीक है, कि कोई भी ग्रोसरी आइटम आप खरीदेंगे, वो वेट मशीन जो है वो उसको जीरो फर्स्ट रखेगा, है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट जीरो स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज फिजिकल मेजरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है एंड क्वांटिटेटिव है। रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है एंड क्वांटिटेटिव है। द सेम मेजरिंग टूल्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। जो भी मेजरिंग टूल्स यूज होता है, जैसे मेजरिंग टेप है, कि सपोज वेट मशीन है, कि रूलर है, तो ये सब एक्चुअली वर्ल्ड वाइड में सेम टूल्स को यूज किया जाता है। तो फिजिकल मेजरमेंट तो बहुत कॉमन है, ये सब चीज इतना डिफिकल्ट नहीं है। मगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि मेंटल मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मेंटल। तो दो मेंटल मेजरमेंट दो प्रकार उसमें आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल है और एडुकेशनल है, ट्रेड्स। मेंटल मेजरमेंट डील्स विथ साइकोलॉजिकल एंड एडुकेशनल ट्रेड्स दैट कैनॉट बी सीन और मेजर्ड डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाएगा, दैट कैनॉट बी सीन और मेजर्ड डायरेक्टली। कुछ फीचर्स देख लीजिए। मेजर्स जैसे इंटेलिजेंस आप मेजर करेंगे कि व्हाट इज द इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, आप इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट है। अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इसको इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर करेंगे। क्या है चाइल्ड का इंटेलिजेंस, क्या उसका अचीवमेंट है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप जानते हो, उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। द पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, ओके, उसका बिहेवियर क्या है। ये जो ट्रेड्स एक्चुअली कैनॉट बी सीन और मेजर्ड डायरेक्टली। सिमिलरली यूजेस टेस्ट, रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चनेयर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, नो एब्सोल्यूट जीरो, इसमें एक्चुअली ये क्या है, मेंटल मेजरमेंट रिलेटिव है। मेंटल मेजरमेंट एक्चुअली रिलेटिव कंपैरिजन होता है, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। नो एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट। आप इंटेलिजेंस देखेंगे, इंटेलिजेंस आप कोई भी स्टूडेंट का आप इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, आप नहीं बोले जीरो इंटेलिजेंस, जीरो किसी का नहीं है, कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस है, कुछ ना कुछ तो आईक्यू पावर उसके पास है, ठीक है। आप नहीं बोलेंगे कि चाइल्ड का जो इंटेलिजेंस लेवल है जीरो है, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑन आईक्यू ऑफ जीरो डज नॉट मीन नो इंटेलिजेंस। रिजल्ट्स मेंटल जो मेजरमेंट है बहुत क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। डिफरेंट ट्रेड्स रिक्वायर डिफरेंट टूल्स, ओके। जो डिफरेंट ट्रेड्स को, जैसे इंटेलिजेंस को आप मेजर करेंगे, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट है, उसमें जो टूल एक्चुअली यूज होगा, अचीवमेंट में क्या है, अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका, ओरल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है कि नहीं। तो
वैसे ही मैं बोला था आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड की ओपिनियन जो लिकर्ट स्केल है, वहां पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे आप पॉइंट है 1 2 3 4 5, पॉइंट 1 में हाईली डिसएग्री, पॉइंट 2 में डिसएग्री, पॉइंट 3 में न्यूट्रल, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, ऐसे। तो उसी से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम आगे में डिस्कस में करूंगा। तो इसमें डिफरेंस हम अभी देखेंगे, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। जैसे फिजिकल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो है, मेंटल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। क्योंकि आप नहीं बोलेंगे कि आप ये चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल है जीरो है, ये नहीं हो सकता। कोई ना कुछ उसका आईक्यू लेवल है, ठीक है। तो मेंटल मेजरमेंट जो है वो बोथ क्वालिटेटिव है एंड क्वांटिटेटिव है, ठीक है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया। मेजरिंग इंटेलिजेंस यूजिंग एन आईक्यू टेस्ट, मेजरिंग एटीट्यूड यूजिंग ए लिकर्ट स्केल, मेजरिंग बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखिए, तो एक आईक्यू टेस्ट होता है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, लिकर्ट स्केल है मेजरिंग करने के लिए एटीट्यूड। आगे मैं बताऊंगा, आज में इसमें एक्चुअली इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट और लिकर्ट स्केल के ऊपर मैं बताऊंगा। बिहेवियर को आप मेजर करने के लिए ऑब्जर्वेशन है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है मेंटल मेजरमेंट का। यहां पर देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट मेजर्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मगर मेंटल मेजरमेंट एक्चुअली मेजर साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेट्स। फिजिकल मेजरमेंट यूजेस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। आप जानते हो वेट मशीन है कि आपका जैसे आप मेजरिंग टेप है, कि वेट मशीन है, कि रूलर है, ठीक है। और इसमें जो मेंटल मेजरमेंट टेस्ट है, स्केल्स है, क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो, मगर मेंटल मेजरमेंट हैज नो एब्सोल्यूट जीरो। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एंड हाईली एक्यूरेट, जो फिजिकल मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होता है, मगर मेंटल मेजरमेंट रिलेटिव एंड लेस प्रिसाइज। वो हम कंपेयर करेंगे, जैसे आईक्यू लेवल कंपेयर करेंगे कि हाईली सुपरियर है कि सुपरियर है, कि हाई एवरेज है कि लो एवरेज है, ठीक है, कंपेयर करेंगे। ये जो मेंटल मेजरमेंट एक्चुअली वो रिलेटिव कंपैरिजन। सपोज आप बिहेवियर कंपैरिजन, कंपेयर सपोज स्टूडेंट्स बिहेवियर, कंपेयर स्टूडेंट्स एटीट्यूड, कंपेयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, कंपेयर स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस। तो रिलेटिव है मेंटल मेजरमेंट, थोड़ा लेस प्रिसाइज है। फिजिकल मेजरमेंट क्वांटिटेटिव ओनली क्वांटिटी, ओके। मगर मेंटल मेजरमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, याद रखिए, ठीक है, क्लियर। ये दोनों डिफरेंस है, मगर इसमें एक क्वेश्चन आता है, फिजिकल मेजरमेंट एक्चुअली हैज एन एब्सोल्यूट जीरो, मेंटल मेजरमेंट हैज नो एब्सोल्यूट जीरो। और एक क्वेश्चन आता है, फिजिकल मेजरमेंट क्वांटिटेटिव ओनली, मगर मेंटल मेजरमेंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजरमेंट टूल, ओके। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड मेजरमेंट टूल का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखेंगे। देखिए, इसके ऊपर फर्स्ट है वैलिडिटी, मेजर्स द राइट थिंग। तो वैलिडिटी के ऊपर आप देखिए, वैलिडिटी ये बोलता है कि आप एक कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, तो उसका मेन डिजायर क्या है, क्या मेन विश है, ओके। कौन सा, किस इंटेंशन में वो टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, वो वैलिडिटी है। जब वो हमारा एक पर्पज होता है कि हम सपोज बच्चों का एप्टीट्यूड लेवल को चेक करेंगे, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक नहीं करेंगे। आप समझ रहे कि नहीं। तो वैलिडिटी वही है। वैलिडिटी क्या है, कौन सा इंटेंशन, क्या इंटेंशन है, व्हाट इज द इंटेंशन फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, व्हाट इज द पर्पज फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, व्हाट इज द डिजायर फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, वो है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट रिफर्स टू इज ट्रूथफुलनेस, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इज एक्चुअली विशेस टू मेजर। एग्जाम्पल, ए न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट, एक रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट शुड मेजर रीजनिंग एबिलिटी। एक न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट हो रहा है, हम रीजनिंग एबिलिटी को चेक करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग पावर
हम चाइल्ड का चेक करेंगे, उसमें हम नो लैंग्वेज, उसमें हम लैंग्वेज स्किल्स नहीं देखेंगे। तो हमारा मेन पर्पज है कि हम रीजनिंग टेस्ट करेंगे, जो चाइल्ड का एक्चुअली रीजनिंग एबिलिटी, उसका जो लॉजिकल थिंकिंग को हम चेक करेंगे, ठीक है। उसमें हम लैंग्वेज स्किल्स को, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वैलिडिटी एक्चुअली रिफर्स टू ट्रूथफुलनेस। तो जो भी इसमें आता है, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है, उसका एक रीजन है, ठीक है, उसका एक इंटेंशन है, उसका एक डिजायर है, उसका एक विश है उसके पीछे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल दे दिया, रीजनिंग टेस्ट हो रहा है, मीन्स हम रीजनिंग एबिलिटी चेक करेंगे, वहां पर हम लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रिलायबिलिटी। ये कंसिस्टेंट रिजल्ट है। रिलायबिलिटी क्या है? अभी अंडर सर्टन गाइडलाइंस, आप सुन लीजिए, अंडर सर्टन गाइडलाइंस अभी हम एक टेस्ट कंडक्ट किया, और सर्टन गाइडलाइंस है, क्लियर गाइडलाइंस है, और हम एक टेस्ट कंडक्ट किया, सपोज चाइल्ड को 50 मार्क्स मिला, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम सेम गाइडलाइन, सेम एक्चुअली क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, सेम गाइडलाइंस रहेगा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस पेपर, ठीक है। और जब एग्जाम कंडक्ट होगा कुछ दिन के बाद, सपोज चाइल्ड का मार्क 49 हो सकता है कि 51 हो सकता है कि 50 हो सकता है, तो ये रिलायबिलिटी है, ठीक है। जो रिलायबिलिटी गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि आप कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, सर्टन गाइडलाइंस है, पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल है, सपोज उसमें क्लियरली है इजी क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। प्रिपेयर हुआ, एग्जाम में मार्क 50 मार्क्स आया, कुछ दिन के बाद सेम गाइडलाइंस, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, सेम क्वेश्चंस नहीं रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा। जब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसमें सपोज चाइल्ड का पहले 50 मार्क्स था, अभी 49, जस्ट अराउंड 50 मार्क्स आएगा, तो वो वही है, उसको रिलायबिलिटी हम टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। कुछ आप देख लीजिए, reliability means the consistency of a measuring instruments, how accurately it measures, it refers to the faithfulness of the test। जैसे वैलिडिटी ट्रूथफुलनेस है, तो रिलायबिलिटी फेथफुलनेस है, फेथफुलनेस ऑफ द टेस्ट। कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी ट्रूथफुलनेस और रिलायबिलिटी इट इज फेथफुलनेस ऑफ द टेस्ट। देखिए मैथमेटिक्स टेस्ट, एजुकेशनल एग्जांपल में स्टूडेंट स्कोर्स 80 मार्क्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, आफ्टर 1 वीक एन इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स टेस्ट, माने अभी मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ, चाइल्ड को 80 मार्क्स मिला, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 7 डेज, इक्विवेलेंट सेम टाइप मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ, जिसमें सेम डिफिकल्टी, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहा सेम डिफिकल्टी लेवल, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट, मगर पैटर्न सेम है, इज एडमिनिस्टर्ड, द स्टूडेंट्स को 79 मार्क्स, अराउंड 80 मार्क्स, द टेस्ट इज रिलायबल बिकॉज द स्कोर्स आर वेरी सिमिलर। तो इस तरीका का जो टेस्ट को, रिजल्ट को हम रिलायबिलिटी बोलेंगे। तो जैसे वैलिडिटी या ट्रूथफुलनेस, पर्टिकुलर इंटेंशन है कि हमारा मेन इंटेंशन है हम रीजनिंग एबिलिटी को चेक करेंगे, तो एक रीजनिंग टेस्ट हुआ, वहां पर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं देखेंगे, वो ट्रूथफुलनेस है। यहां पर रिलायबिलिटी फेथफुलनेस ऑफ द टेस्ट, टेस्ट कंडक्ट हुआ, गाइडलाइंस है, क्लियर गाइडलाइंस है, इजी एवरेज डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है, और पैटर्न है, सेम थिंग है, चाइल्ड को 80 मार्क्स मिला, आफ्टर 1 वीक इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स टेस्ट, सेम गाइडलाइंस, सेम क्वेश्चन पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल सेम, जैसे इजी एवरेज और डिफिकल्ट सेम, तो चाइल्ड को अराउंड 80 मार्क्स मिल रहा है, तो वो रिलायबल है, द टेस्ट इज रिलायबल बिकॉज द स्कोर्स आर वेरी सिमिलर। आप देख लीजिए कुछ आईक्यू टेस्ट के ऊपर और एक एग्जांपल है रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी। ए स्टूडेंट takes an IQ test and scores 110. After 2 weeks, under similar conditions and without any significant change in ability, the student scores 111 on an equivalent IQ test. तो scores are similar. देखिए एक IQ टेस्ट हुआ, जो स्कोर मिला 110, IQ टेस्ट के ऊपर जो फॉर्मूला है मैं आगे में बताऊंगा, 110 रहा, आफ्टर 2 वीक्स सेम कंडीशंस, कोई जो चाइल्ड का कोई एबिलिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुआ है, और
जो सेकेंड टाइम जो इक्विवेलेंट आईक्यू टेस्ट हुआ उसमें उसको स्कोर 111 मिला, अराउंड 110। तो सिंस द स्कोर्स आर ऑलमोस्ट सेम द टेस्ट इज कंसिडर्ड रिलायबल। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आता है क्वेश्चन में। तो रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स में आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन चलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स ए टेस्ट इज फ्री फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सनल ओपिनियन और बायस। ये एक ऐसा जो टेस्ट है जिसमें एग्जामिनर्स का पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा कि एग्जामिनर बायस नहीं होगा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत क्लियर कट आंसर है। एमसीक्यू सपोज टेस्ट है, उसमें क्लियर आंसर है, उसमें कोई एग्जामिनर का पर्सनल ओपिनियन, सपोज डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा पर एग्जामिनर का पर्सनल ओपिनियन। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि सपोज एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली, तो बहुत क्लियर कट आंसर है। मगर वही क्वेश्चन सपोज आएगा कि एक्सप्लेन द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इन करेंट टाइम, तो उसमें जो एग्जामिनर्स को जब आप पूछेंगे उनका थोड़ा ओपिनियन डिफर करेगा, उनका जो पर्सनल ओपिनियन डिफर करेगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मींस ए टेस्ट इज फ्री फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सनल ओपिनियन और बायस। किस टाइप ऑफ टेस्ट में जो एग्जामिनर्स का पर्सनल ओपिनियन और बायस, जो इट मींस एग्जामिनर्स बायस नहीं होगा, कि उसका पर्सनल ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो एमसीक्यू टेस्ट है बहुत क्लियर कट आंसर है। तो द रिजल्ट शुड बी द सेम, कोई भी चेक कर दे, एमसीक्यू टेस्ट हुआ कोई भी चेक कर दे, आंसर तो सेम होगा और मार्क तो सेम मिलेगा। सो द रिजल्ट शुड बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ हु कंडक्ट्स और स्कोर्स द टेस्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी टू टाइप्स है, आइटम ऑब्जेक्टिविटी और सेकेंड वन स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिविटी टू टाइप्स, आइटम, स्कोरिंग। अच्छा, आइटम ऑब्जेक्टिविटी देख लीजिए। टेस्ट क्वेश्चंस शुड हैव वन क्लियर एंड करेक्ट आंसर। जो टेस्ट क्वेश्चंस है उसमें जो आंसर है बहुत क्लियर है, ओके, पर्टिकुलर आंसर है। तो उसमें क्या है, कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं रहेगा, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस नहीं रहेगा, डबल नेगेटिव्स, वेग इंस्ट्रक्शंस, ऐसे टाइप, ये सब क्या है, इसमें जब आ जाता है एग्जामिनर का पर्सनल ओपिनियन आ जाता है, एग्जामिनर बायस हो जाता है। तो अब यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट। मगर इसमें क्या है, आइटम ऑब्जेक्टिविटी में वन क्लियर आंसर, वन क्लियर एंड करेक्ट आंसर ओनली, ये पॉसिबल है एमसीक्यू टेस्ट में। मगर जब क्वेश्चन में कुछ एम्बिगुअस आ जाएगा और आस्किंग टू थिंग्स इन ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसमें आस्किंग टू थिंग्स, डबल नेगेटिव से, वेग इंस्ट्रक्शन से, कि ऐसे टाइप क्वेश्चन से, इसमें पर्सनल ओपिनियन आ जाएगा, एग्जामिनर बायस हो जाएगा जब वो स्कोरिंग देगा, ठीक है। तो इस केस में आइटम ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वो वन क्लियर आंसर है जो आइटम ऑब्जेक्टिविटी। तो एमसीक्यू टेस्ट जो होता है, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव देखिए, यहां पर एग्जाम्पल दे दिया, ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली दे दिया, करेक्ट, ओनली वन करेक्ट आंसर। मगर इसमें कोई सपोज नो ऑब्जेक्टिव, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन राइट डिफरेंट आंसर्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स का आंसर डिफर करेगा। और सिमिलरली एग्जामिनर्स का जो ओपिनियन है वो डिफर करेगा, ठीक है। और एक है स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसमें मोर देन वन एग्जामिनर सेम कॉपी को चेक करेंगे मगर मार्क सेम रहेगा एमसीक्यू टेस्ट में। तो द सेम आंसर शुड रिसीव द सेम मार्क्स नो मैटर हु चेक्स इट। A clear answer key or marking scheme ensures uniform scoring. In an MCQ, RAM scores MCQ test. RAM scores 45 out of 50. Teacher A checks 45 mark दिया, teacher B भी 45 mark दिया. तो this shows scoring objectivity. तो एक आइटम ऑब्जेक्टिविटी है और स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। आइटम ऑब्जेक्टिविटी में क्लियर आंसर है, वन एंड क्लियर आंसर। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी मोर देन वन एग्जामिनर चेक करेंगे एमसीक्यू टेस्ट को, स्कोरिंग सेम रहेगा, ठीक है। चलो अदर गुड मेजरमेंट टूल्स में शुड बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, शुड बी यूजेबल एंड प्रैक्टिकेबल। देखिए, यूजेबिलिटी रिफर्स टू प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बाय यूजेबिलिटी वी मीन द डिग्री टू व्हिच द टेस्ट कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो एग्जामिनेशन होता है
जैसे कोई टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें टीचर्स को कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए. देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग. देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू कंडक्ट द टेस्ट. ठीक है, तो वो एक्चुअली यूजेबिलिटी क्या है, वो इजी है. टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इजी है, इजी टू एडमिनिस्टर. जो एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर सपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंस्ट्रक्शंस क्लियर इंस्ट्रक्शन से दे दिया गया, और लेस टाइम है एग्जामिनेशन. ओके, और उसमें जो स्कोरिंग है इमीडिएटली टीचर्स उसको चेक करके मार्क दे सकते हैं. तो वो यूजेबिलिटी, इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर, तो वो यूजेबिलिटी है. देखिए यूजेबिलिटी यहां पर दे दिया, इजी टू यूज इन रियल क्लासरूम्स. इजी टू यूज माने इट मींस वो क्या है, टीचर्स एक्चुअली इजीली टेस्ट कंडक्ट करेंगे और इमीडिएटली स्कोरिंग दे देंगे. तो इजी टू यूज इन रियल क्लासरूम्स. बट कुछ केस में क्या है, इजी नहीं है. टीचर्स एक्चुअली इट इज नॉट इजी फॉर टीचर्स टू कंडक्ट द टेस्ट. तो यूजेबिलिटी बोल रहा है इजी टू यूज इन रियल क्लासरूम्स. कुछ एग्जांपल हम दे देंगे. यूजेबल टेस्ट इज सिंपल टू कंडक्ट. जो एग्जामिनेशन, जो टेस्ट को कंडक्ट करना बहुत सिंपल है, स्कोरिंग भी सिंपल है, एंड इजीली इंटरप्रेट बाय द टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो भाई यूजेबल टेस्ट क्या है, सिंपल टू कंडक्ट, स्कोरिंग भी इजी है, टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड उसको टीचर्स भी इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, टीचर्स की स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, उसमें देखिए एग्जाम्पल, एमसीक्यू टेस्ट यूजेबल है, कैन बी कंडक्टेड इन 30 मिनट्स. कोई एमसीक्यू टेस्ट है, 30 मिनट्स में कंडक्ट होगा और क्विकली चेक होगा, क्योंकि क्लियर वन एंड क्लियर आंसर है, एंड चेक द क्विकली यूजिंग द आंसर की और ओएमआर सीट. मगर ऐसे टाइप टेस्ट लेस यूजेबल. ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, 2 आवर एग्जाम है और बच्चे जो उनका वार्ड लिमिट बहुत ज्यादा है, और ऑल्सो द टीचर्स दे टेक मोर टाइम, ओके, टू चेक द कॉपी एंड giving score to the child. So take 2 hours to conduct and several hours to evaluate. तो उसमें आपको पता चलेगा कि एमसीक्यू टेस्ट जो है यूजेबल है, मगर एसे टेस्ट लेस यूजेबल है. तो जो एमसीक्यू टेस्ट है वो बहुत सिंपल है और टाइम लेस है, और स्कोरिंग भी देने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि क्लियर आंसर है. 30 मिनट टेस्ट एंड वेरी क्लियर वन एंड क्लियर आंसर. It is MCQ test. Teachers take less time to check the copy and providing score. मगर ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, लेंदी है, 2 hours टेस्ट है, and the teachers also they take more time to check the copy and providing score to the students. तो ये और एक एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, ए स्कूल यूजेस ए 20 mark unit test with clear instructions that every teacher can administer and score without special training. कोई स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है. 20 मार्क यूनिट टेस्ट है और एवरी टीचर कैन एडमिनिस्टर. एडमिनिस्टर मीन्स एक्चुअली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, और बाकी स्कोरिंग देना. तो ये सब इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर विदाउट स्पेशल, कोई स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट हैज हाईली यूजेबिलिटी बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल. ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिए. एग्जाम्पल 3, अन इंटेलिजेंस टेस्ट रिक्वायर्स ए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट. एक इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करना है, उसके लिए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट चाहिए, स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, 2 hours पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को 2 hours देना है टू एडमिनिस्टर. इट मे बी वैलिड एंड रिलायबल, वैलिड है, ट्रूथफुलनेस, क्योंकि कुछ सर्टन स्पेसिफिक पर्पज के वजह से वो टेस्ट किया जा रहा है, तो वैलिड है, रिलायबल भी है, कंसिस्टेंट है. कोई भी वो सपोज ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, मोर देन वन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो लगभग सेम रहेगा, तो रिलायबल है, मगर लेस यूजेबिलिटी है, क्योंकि ओनली ट्रेंड, यदि टीचर्स कंडक्ट करेंगे उनको ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही ओनली इंटेलिजेंस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, और यहां पर चाइल्ड को 2 hours देना है. ठीक है, तो फॉर ऑर्डिनरी टीचर्स इट इज नॉट इजी because ordinary teachers having no ability to conduct this type of test without training. ठीक है, तो ये लेस यूजेबिलिटी है. ठीक है, तो बेसिकली यूजेबिलिटी मीन्स सिंपल टू कंडक्ट द एग्जाम, सिंपल टू कंडक्ट द एग्जाम, सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड प्रोवाइडिंग स्कोर. ओके, उसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है और ज्यादा टाइम नहीं लेना है कॉपी को इवेलुएट करने के लिए,
और ज्यादा टाइम भी नहीं होगा, जो बच्चों का एग्जामिनेशन होता है वो भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो बेसिकली एमसीक्यू टेस्ट मोर यूजेबल है, ऐसे टाइप लेस यूजेबल है। और जहां पर ऐसा हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे जहां पर स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए टीचर्स को, ऑर्डिनरी टीचर्स एक्चुअली डायरेक्टली दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द टेस्ट, वो लेस ओके यूजेबल है। ठीक है। फिफ्थ वन, tools of measurement should be comprehensive and precise. A good test should be comprehensive and precise. Comprehensive means the test should cover all the important topics and learning objectives of the syllabus, not just a few areas. तो वही भी एक गुड टेस्ट किसको बोलेंगे, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रेसाइज है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स क्या है, जो हम टेस्ट कंडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। जैसे जो सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेगा, फ्यू एरियाज को हम एम्फासाइज करके टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल्स, ए मैथमेटिक्स टेस्ट शुड इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो डिफरेंट अलजेब्रा पार्ट से आएगा, ज्योमेट्री पार्ट से आएगा, मेंसुरेशन से आएगा, स्टैटिस्टिक्स से आएगा, नॉट ओनली अलजेब्रा, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा, प्रेसाइज का बात आएगा तो क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लियर। जो क्वेश्चंस होगा वेरी, कोई अम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं होगा, कोई डबल नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस में दो प्रकार का चीज नहीं पूछा जाएगा, ओके, डबल बैरल्ड क्वेश्चन, तो ये सब नहीं रहेगा। क्वेश्चंस बहुत क्लियर रहेगा, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन। Students should understand exactly what is being asked. Okay, teachers should clearly know how to conduct the test and how to score the answers. So comprehensive, precise, तो इसमें दो चीज, comprehensive ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट, जो सिलेबस का जो ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेगा। और प्रेसाइज क्या है, जो क्वेश्चंस होगा बहुत स्पेसिफिक होगा, क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देयर इज नो एम्बिग्विटी इन क्वेश्चंस, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस भी बहुत क्लियर रहेगा। और उसमें भी आप देख लीजिए कि टीचर्स को इट इज वेरी इजी फॉर द टीचर टू administer the exam, to conduct the exam and score the answers, ठीक है। So should be comprehensive and precise, a good test. Next one, should be easy in administering, and it means conduct the test. A good test should be easy to administer. This means the instructions for conducting the test should be simple. जो टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शंस है, जो टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे उसका जो इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल है, क्लियर है एंड इजी टू फॉलो। इट शुड नॉट रिक्वायर एक्सेसिव टाइम, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना है, स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, और टू मच एफर्ट फ्रॉम द टीचर, इट शुड नॉट रिक्वायर। टीचर्स शुड बी एबल टू कंडक्ट द टेस्ट स्मूथली एंड करेक्टली। द टेस्ट शुड सेव टाइम एंड लेबर। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा तो एरर्स एंड कंफ्यूजन, तो शुड बी इजी इन एडमिनिस्टरिंग। जो इंस्ट्रक्शंस होगा टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल होगा, क्लियर होगा, और टीचर्स आर एबल टू कंडक्ट द एग्जाम, ओके। टीचर्स बहुत स्मूथली एंड वेरी करेक्टली टीचर्स एक्चुअली एबल टू कंडक्ट द एग्जाम। और ज्यादा टाइम हम जैसे एमसीक्यू टेस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ज्यादा लेबर भी नहीं है। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा 2 आवर्स 3 आवर्स होगा, मगर जब एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू टेस्ट 30 मिनट्स 1 आवर, नॉट मोर देन दैट, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं रहेगा, तो शुड बी इजी इन एडमिनिस्टरिंग। ये भी एक अनदर गुड टूल ऑफ मेजरमेंट। 7th वन, शुड बी इकोनॉमिकल। आप अभी देखिए, ऐसा कुछ टेस्ट पेपर्स है आप बाहर से खरीदेंगे, सपोज द इंस्टीट्यूशन परचेज एक्चुअली दिस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम आउटसाइड, और वो बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। आप पेमेंट करेंगे, वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाएगा, और वो पेपर को लाके आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। मगर ऐसे भी जैसे आपका शुड बी इकोनॉमिकल मीन्स एनसीईआरटी सपोज सिलेबस, उसका जो सीबीएसई सिलेबस है उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो शुड बी इकोनॉमिकल। मेजरमेंट टूल शुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग, द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट मस्ट बी रीजनेबल,
so that the schools or educational institutions can afford to purchase and use it. तो जैसे सीबीएसई स्कूल से आप सीबीएसई सैंपल पेपर्स आता है, आप बोर्ड एग्जाम देखिए 10-12 का, वो उसको डाउनलोड करके वो टेस्ट कंडक्ट करा दीजिए, तो सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल फ्रीली। मगर इसमें आप कुछ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए सपोज डिफरेंट एजेंसीज से आप क्वेश्चन परचेज करेंगे, वो कॉस्टली होता है, फिर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो गुड टेस्ट होता है शुड बी इकोनॉमिकल, शुड बी इजी इन स्कोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्कोरिंग प्रोसीज्योर ऑफ द टेस्ट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा तो डिफिकल्ट होगा स्कोरिंग में, क्योंकि जो एग्जामिनर्स का ओपिनियन डिफर रहेगा। स्टूडेंट्स एक्चुअली दे हैव रिटन आंसर, बट जो एग्जामिनर का मार्किंग रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मगर जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है बहुत क्लियर है, वन एंड क्लियर आंसर है और बहुत सिंपल है चेक करने के लिए। द स्कोरिंग डायरेक्शंस एंड एडिक्वेट स्कोरिंग की शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्कोरर सो दैट द टेस्ट इज इजीली स्कोर्ड। तो उसमें शुड बी इजी इन स्कोरिंग मींस एक्चुअली जो आंसर की रहेगा बहुत क्लियर रहेगा। तो इजीली एक्चुअली ऑल द एग्जामिनर्स दे स्ट्रिक्टली फॉलो द एक्चुअली आंसर की एंड इट मींस मार्किंग द आंसर, ठीक है। शुड बी इजी इन स्कोरिंग, ये भी एक गुड टेस्ट का एक टूल है, ठीक है। शुड बी इजीली अवेलेबल, देखिए आप जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सम स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर वेल नोन ऑल ओवर इंडिया बट दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप कंडक्ट करना चाहते हो मगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है। सो सच टेस्ट हैव लेस यूजेबिलिटी। It is desirable that in order to be usable, the test must be readily and easily available. आप जब टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसका क्वेश्चन पेपर रेडीली अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो वही है, शुड बी इजीली अवेलेबल, शुड हैव गुड एंड अट्रैक्टिव गेटअप और अपीयरेंस। जो क्वालिटी होगा क्वेश्चन पेपर का, देखिए द क्वालिटी ऑफ द पेपर्स यूज्ड, ओके, टाइपोग्राफी, प्रिंटिंग, लेटर साइज, स्पेसिंग, पिक्चर्स, डायग्राम्स, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। एक गुड टेस्ट मींस फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी, जो पेपर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका जो टाइप हुआ है वो टाइपिंग, इट मींस उसका लेटर साइज, उसका स्पेस, उसमें जो पिक्चर्स डायग्राम्स है वो बहुत क्लियर रहेगा, ओके। इट्स बाइंडिंग, स्पेस फॉर पीपल्स रेस्पॉन्सेस, कुछ स्पेस रहेगा, जो चाइल्ड को स्पेस रहेगा वो आंसर लिखने के लिए। तो इस तरीका का पेपर एक्चुअली सेट करना है, जिसमें चाहे आपका पेपर हो, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर का स्पेस हो, चाहे जो वर्ड्स का जो साइज हो, और उसमें जो पिक्चर्स डायग्राम्स, ओके, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये शुड हैव गुड एंड अट्रैक्टिव गेटअप और अपीयरेंस। तो ये सब क्या है, गुड टेस्ट का ये सब टूल्स है, राइट। एक जो गुड टेस्ट हम बोलेंगे उसका ये सब डिफरेंट टूल्स है, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है। 3 एसेंशियल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का 3 एसेंशियल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। बीट आई आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी, एट्रीब्यूट और वेरिएबल दैट इज टू बी मेजर्ड। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वन, जो फर्स्ट एसेंशियल ऑफ मेजरमेंट है, आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी, एट्रीब्यूट और वेरिएबल दैट इज टू बी मेजर्ड। अच्छा, बिफोर मेजरिंग एनीथिंग you must clearly define what specific property, trait और variable is being evaluated. कोई भी चीज को आप मेजर करने से पहले फर्स्ट आप यू मस्ट क्लियरली डिफाइन कि किस तरीके का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ट्रेट वेरिएबल को इवेलुएट किया जाएगा। आप उसको देखिए, रैंडमली आप जाकर डायरेक्टली आप मेजर करेंगे तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आएगा। विदाउट ए प्रिसाइज डेफिनेशन मेजरमेंट बिकम्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्लियर प्रिसाइज डेफिनेशन, बाय मेजरिंग एनीथिंग यू मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ट्रेट और वेरिएबल इज बीइंग इवैल्यूएटेड। सपोज एक एग्जांपल दिया है, आप देख लीजिए। एग्जांपल में एक एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल एग्जांपल है, रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसको फर्स्ट क्लियरली आप डिफाइन करेंगे। क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, द चाइल्ड को मालूम होना चाहिए। अभी आप एफएलएन में देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, पहले क्या था हमारा ट्रेडिशनल टाइम में, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है हमको मालूम नहीं था। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक पैसेज आप रीड करेंगे
और उसमें कुछ चीज को आप रिमेंबर करेंगे और कुछ चीज को आप उसके ऊपर थोड़ा आपका थिंकिंग जो है थोड़ा आपको उसका इन्फ्लुएंसेस के ऊपर ओके थोड़ा आप सोचेंगे, ठीक है, फिर आप रिकॉल करके आंसर दे सकते हैं। एक पैसेज है और उसी उसी पैसेज से क्वेश्चन है, जिसको हम ओपन बुक टेस्ट बोल रहे थे। अभी जैसे आप देखा होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को हम मेजर करने के लिए पैसेज पैसेज में क्वेश्चन है और को कितना टाइम के अंदर आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश पार्ट को देखिए तो वही है। तो फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी एट्रीब्यूट और वेरिएबल दैट इज टू बी मेजर्ड। फर्स्ट आप डिटेक्ट कीजिए, फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए, ओके, डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी, कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा वेरिएबल, ओके, उसको मेजर किया जाएगा। तो जैसे मैं बताया डिफाइनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट सेंट्रल आइडियाज, मेक इन्फरेंसेस एंड रिकॉल फैक्ट्स फ्रॉम ए रिटन पैसेज। तो फर्स्ट जो एसेंशियल है वो है बिफोर मेजरिंग एनीथिंग यू मस्ट क्लियरली डिफाइन। आपको डिफाइन करना है कि सपोज हम जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप स्टूडेंट्स को हम इंस्ट्रक्शन देना है कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, आप पैसेज को अच्छे से रीड करो, ठीक है, फिर क्वेश्चंस आएगा, फिर आप रिकॉल करो उसमें क्या क्या चीज है, आप आंसर दे सकते हो। उसमें कुछ कुछ ऐसे आप देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक पैसेज दे दिया, पैसेज को रीड करना है, यहां पर दे दिया एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया उसका सिनोनिम के एंटोनिम, मगर आप एक पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड का सो मेनी सिमिलर मीनिंग्स है कि सो मेनी अपोजिट मीनिंग, मगर उसमें आप सेंटेंस को देखिए, आप फर्स्ट पैसेज को रीड करके उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज किस रिलेटेड में है, तब वो वर्ड का मीनिंग आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वैसा ही। तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी एट्रीब्यूट और वेरिएबल दैट इज टू बी मेजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फर्स्ट डिफाइन कीजिए, फिर स्टूडेंट्स एबिलिटी को चेक कीजिए। तो बच्चे चाइल्ड को मालूम होना, द चाइल्ड मस्ट नो कि व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू रीड द पैसेज thoroughly with proper concentration, read the passage and try to understand the meaning of the passage, okay, or particularly what type of things given in the passage, तब वो पूरा यदि पैसेज को द चाइल्ड अंडरस्टूड प्रॉपरली, ठीक है, तो वो क्या करेगा उसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी एट्रीब्यूट और वेरिएबल दैट इज टू बी मेजर्ड। सेकेंड वन है सेकेंड एसेंशियल डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस टू मेक द एट्रीब्यूट परसीवेबल। डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस टू मेक द एट्रीब्यूट परसीवेबल, इसमें देखिए सपोज इसमें एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए, आपको टेम्परेचर सपोज फीवरिश लग रहा है तो आपको कैलिब्रेटेड डिजिटल थर्मोमीटर यूज किया जाएगा फॉर 60 सेकेंड्स अंडर ए पर्सन टंग, अंडर ए पर्सन टंग फॉर 60 सेकेंड्स। तब हम मेजर कर सकते हैं कि क्या बॉडी का टेम्परेचर है, तो उसी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो फीवर है लो फीवर है कि हाई फीवर है, ठीक है। तो ये परसीव, तो इमीडिएटली खाली फीवरिश है, मुझे फीवरिश लग रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली बोलने से कोई हैंड टच करके हम जो मेजर कर लेंगे ऐसा नहीं होगा। तो जो कैलिब्रेटेड डिजिटल थर्मोमीटर है तो अंडर ए पर्सन स्ट्रॉन्ग हम रखेंगे उसको 60 सेकेंड्स, फिर मेजर करेंगे बॉडी का टेम्परेचर को, तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, ठीक है, कि हाई फीवर है कि लो फीवर है, ठीक है, तो वो परसीवेबल है। तो डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस टू मेक द एट्रीब्यूट परसीवेबल, देखिए मोस्ट एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स है अब डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन ए रॉ फॉर्म, दैट इज टू से यू कैन नॉट सी टेम्परेचर और इंटेलिजेंस डायरेक्टली, you must create a set of physical actions, instruments or tests that make the invisible attribute visible and observable। जैसे आपका आप बोल रहे हो कि मुझे फीवर फीवर लग रहा है, तो डायरेक्टली आप जाकर हैंड टच करके कि फोरहेड को टच करके हम नहीं बोल देंगे कि गोटे वैल्यू जजमेंट के हिसाब से कि ये आपका ज्यादा टेम्परेचर है। तो उसमें क्या है आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जैसे कैलिब्रेटेड डिजिटल थर्मोमीटर यूज करना है, ओके, तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि क्या आपका टेम्परेचर है बॉडी का, तो उसमें हम पता चलेगा कि हाई फीवर की लो फीवर, ठीक है, एक्यूरेट डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है।
वैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, फॉर्मूला है इंटेलिजेंस टेस्ट का, आईक्यू टेस्ट आप करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इसको ऑब्जर्व करके नहीं बोल सकते, उसका जो फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, उसको यूज करना है। तब आपको वहां पर आप देखेंगे कि गिफ्टेड है कि सुपरियर और गिफ्टेड है, ठीक है, कि ओनली सुपरियर है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हाईली एवरेज है कि लो एवरेज है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड एसेंशियल है एस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसलेटिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। जैसे अभी बताया आपको, थर्मोमीटर यूज किया गया, आपका बॉडी का टेम्परेचर को डिटेक्ट किया गया, तो वो क्वांटिटी में आ गया कि मेरा बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली इतना है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ट्रांसलेटिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स, once the attribute is made perceivable through an operation, you need clear rules to convert those raw physical observations or responses into meaningful numbers, units or degrees. जैसे mapping the sensor's electronic signal to a numerical scale resulting in a readout of 38.5 degree Celsius, a quantitative statement indicating a fever, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल में तो 3 एसेंशियल है। फर्स्ट आप कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एट्रीब्यूट उसको डिफाइन कीजिए और फिर मेजर कीजिए। और सेकंड वन कुछ है परसिवेबल है। एक मीन सेकंड वन क्या है, जैसे मैं यहां पर बताया कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कुछ एट्रीब्यूट्स क्या है, रॉ फॉर्म में हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे टेम्परेचर का बात आएगा, इंटेलिजेंस का बात आएगा। और थर्ड वन क्या है, हम ऑब्जर्वेशंस को क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर को यूज किया और बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट किया और क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम बता दिया कि ये टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है। और अभी थोड़ा देखिए आईक्यू टेस्ट का फॉर्मूला, द ट्रेडिशनल फॉर्मूला फॉर आईक्यू टेस्ट, मॉडर्न फॉर्मूला भी आगे में बताएंगे, मगर आज ट्रेडिशनल फॉर्मूला, जो आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अच्छा, मेंटल एज क्या है? मेंटल एज क्या है, जैसे चाइल्ड को 10 ईयर्स है, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो 12 साल 13 साल का बच्चा का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ समान है, तो वो है द एज लेवल at which a child performs intellectuality। क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअली जो एक्चुअल एज है, द चाइल्ड्स एक्चुअल एज, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल एज है, मगर मेंटल एज क्या है, एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल एज, इसका एक्चुअल एज 10 ईयर्स है, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो 15 ईयर चाइल्ड के साथ समान है। जो 15 ईयर चाइल्ड में जो एबिलिटी आना चाहिए उस तरीके का एबिलिटी उसके पास है, तो उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का बात आएगा तो मेंटल एज को आप लीजिए। तो फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। कुछ एग्जांपल्स में है, एग्जांपल देखिए, एक्चुअल एज, ये एक्चुअल एज है 10 ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल एज मींस एक्चुअल एज 10 ईयर्स है, मगर उसका जो मेंटल एज, इंटेलेक्चुअल जो एज है वो 12 ईयर्स जैसा लग रहा है। एक्चुअल एज उसका 10 ईयर्स है, मगर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसका है वो 12 ईयर्स का चाइल्ड का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होना चाहिए वही है, तो उसमें आईक्यू आप निकाल दीजिए, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, 120 है, 120 मींस सुपीरियर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होने, क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल एज है, मगर मेंटल एज जो है उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किस चाइल्ड का, जैसे 10 ईयर्स है, एक्चुअल एज 10 ईयर्स है, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसका जो थिंकिंग पावर है, उसका जो लॉजिकल पावर है, वो 15 साल बच्चा का जो लॉजिकल पावर होना चाहिए उसके साथ समान हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, आईक्यू रेंज, आईक्यू रेंज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 एंड अबव, आप फॉर्मूला डालिए मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, वेरी 130 एंड अबव वेरी सुपीरियर और गिफ्टेड, grasp complex abstract concepts rapidly, requires advanced curriculum और enrichment activities। आप कभी कभी देखा होगा स्टैंडर्ड 9 में चाइल्ड पढ़ रहा है, मगर 12 का फिजिक्स कर रहा है, 12 का मैथ्स सॉल्व कर रहा है, स्टैंडर्ड चाइल्ड का वो बच्चा है, वो स्टैंडर्ड 9 का कोर्स कंप्लीट करके वो 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 12 का मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वेरी सुपीरियर और गिफ्टेड।
तो वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को वो इजीली ग्रास्पिंग रैपिडली, और उसको एडवांस्ड करिकुलम चाहिए और एनरिचमेंट एक्टिविटीज। आईक्यू रेंज आएगा 120 टू 129, वो सुपरियर है और अबव एवरेज है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फास्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड गुड लॉजिकल रीजनिंग, इसका जो व्हाट इट मीन्स फॉर स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वन 110 टू 119 हाई एवरेज, तो वेरी सुपरियर गिफ्टेड 120 टू 129 सुपरियर और अबव एवरेज, और 110 टू 119 हाई एवरेज। स्लाइटली फास्टर लर्निंग, इसमें देख लीजिए, स्लाइटली फास्टर लर्निंग पेस देन एवरेज पीएस, परफॉर्म्स वेल एकेडमिकली। नेक्स्ट वन 90 टू 109 एवरेज है, ये एवरेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ज्यादातर। एवरेज 90 टू 109, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्न्स इफेक्टिवली विद स्टैंडर्ड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। 80 टू 89 लो एवरेज है, लर्न्स बेटर विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप मींस रिपीटेशन। 70 टू 79 बॉर्डर लाइन में है, मे एक्सपीरियंस लर्निंग डिफिकल्टीज, नीड्स टेलर्ड एकेडमिक इंटरवेंशंस। ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज है और उसमें ज्यादा एकेडमिक इंटरवेंशन होना चाहिए, बॉर्डर लाइन में है। और जब बिलो 70 आ जाएगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट, उसको स्पेशलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल ट्रेनिंग चाहिए और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स चाहिए। तो ये आईक्यू लेवल में हाई सुपरियर गिफ्टेड, सुपरियर और मोर देन एवरेज, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे डिवाइड किया है। आप देखिए इसमें कंफ्यूजन है, देखिए वेरी सुपरियर गिफ्टेड, देन सुपरियर, सुपरियर मींस अबव एवरेज, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज। तो तीन प्रकार का एवरेज है, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, और उसके ऊपर सुपरियर और अबव एवरेज, वेरी सुपरियर गिफ्टेड, और बॉर्डर लाइन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बिलो 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और मोर देन 130 एंड अबव वेरी सुपरियर गिफ्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 120 टू 129 सुपरियर और अबव एवरेज है, 110 टू 119 है, हाई एवरेज है, 90 टू 109 एवरेज है, एवरेज के ऊपर आप याद रखिए। ठीक है, 80 टू 89 लो एवरेज है, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन है, और लेस देन बिलो 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, अच्छा, लिकर्ट स्केल में बोला था, जो आपका एटीट्यूड को मेजर करता है, लिकर्ट स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिकर्ट स्केल इज ए साइकोमेट्रिक रेटिंग स्केल दैट मेजर्स एटीट्यूड्स और ओपिनियंस बाय आस्किंग रेस्पोंडेंट्स, जो रेस्पोंडेंट है उनको पूछा जाएगा टू इंडिकेट देयर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ ए स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट है, क्या वो कितना, तो रेटिंग स्केल है। जैसे उसका पॉइंट दिया गया, स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है, डिसएग्री 2 है, न्यूट्रल 3 है, एग्री 4 है, स्ट्रांगली एग्री 5 है। ऐसे एक सेंटेंस दे दिया, देखिए सेंटेंस है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्रूव्ड माय वर्कप्लेस स्किल्स। आप एक ट्रेनिंग में चले गए, ट्रेनिंग सेंटर को, आपको ट्रेनिंग दे दिया गया और उसमें एक स्टेटमेंट आया, ओके, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्रूव्ड माय वर्कप्लेस स्किल्स। आपका जो ट्रेनिंग था वर्क प्लेस के ऊपर, जो ट्रेनिंग था उसमें आया क्या, वो जो वर्क प्लेस में जो स्किल्स चाहिए, क्या ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना इफेक्टिव था कि जो वर्क प्लेस में जो स्किल्स चाहिए आपको वो ट्रेनिंग में मिला। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्रूव्ड, तो आपको जो ट्रेनिंग मिला वर्क प्लेस स्किल्स के ऊपर, तो वो आपका जो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट, एक्चुअली इफेक्टिवली इंप्रूवमेंट, कि हाँ मुझे जो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ वर्क प्लेस में जो स्किल्स चाहिए, और पहले इतना वो स्किल्स के ऊपर मेरा इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, मगर अभी ट्रेनिंग लेने के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट है। समझ ये क्वेश्चन, क्या आप एग्री कर रहे हो? तो देखिए वहां पर रेटिंग स्केल है, 5 पॉइंट एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, देन पॉइंट 2 डिसएग्री, देन न्यूट्रल है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, फोर्थ वन एग्री, फिफ्थ वन स्ट्रांगली एग्री। क्या ये सेंटेंस को आपको देखना है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्रूव्ड माय वर्कप्लेस स्किल्स। आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो कि हाँ ये जो ट्रेनिंग ऐसा है, वर्कप्लेस जो में जो स्किल्स चाहिए वो पूरा इफेक्टिवली इंप्रूव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए इस तरीका का जो रेटिंग स्केल होता है वो है लिकर्ट स्केल। ये एक साइकोमेट्रिक रेटिंग स्केल दैट मेजर्स, क्या मेजर करता है, एटीट्यूड, ओपिनियंस, जो रेस्पोंडेंट,
जो आप ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको रेटिंग स्केल दिया जाएगा कि आपको रेटिंग स्केल में 5 पॉइंट एग्रीमेंट है, 5 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। तो किसमें आप एग्री कर, क्या आप एग्री की डिसएग्री आप दे दीजिए। ठीक है, ये लिकर्ट स्केल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू E.L. Thorndike, which of the following statements best describes measurement? ओके, तो E.L. Thorndike के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मेजरमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग ह्यूमन वैल्यूज। Anything that exists at all exists in some quantity, and anything that exists in some quantity is capable of being measured. Measurement is strictly limited to physical skills and tips. Measurement provides only a qualitative assessment of an individual. इसमें देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी, एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेजरमेंट प्राइमरीली आंसर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस? किस तरीका का क्वेश्चंस का आंसर देता है मेजरमेंट? हाउ गुड, व्हाई, हाउ मच, फॉर व्हाट पर्पज? तो मैं बोल चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 एसेंशियल्स में बोला था। 3 एसेंशियल्स में आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स और ट्रेड्स। सेकेंड वन था कि सपोज आपका सेकेंड जो एसेंशियल था, डायरेक्टली आप कुछ चीज को मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बताया था, आपको फीवरिश लग रहा है तो हम थर्मोमीटर में मेजर करेंगे, वो डायरेक्टली हम नहीं बताएंगे कि आपका ये बॉडी का टेम्परेचर है। थर्ड वन था, हम जब उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, थर्मोमीटर में मेजर हुआ और मेजरमेंट के बाद हम उसको कन्वर्ट कर दिए कि ये बॉडी टेम्परेचर है, उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि हाई फीवर है कि लो फीवर है। तो वही है, इसमें 3 एसेंशियल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 एसेंशियल्स ऑफ मेजरमेंट इन एनी फील्ड? आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी, एट्रीब्यूट और वेरिएबल, ये तो एक एसेंशियल है। डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशंस बाय व्हिच द एट्रीब्यूट्स इज मेड परसीवेबल, assigning final value judgments and grade outcomes, establishing a set of procedures for translating observations into quantitative statements। ठीक है, थर्ड वन जो है ये आंसर, ये एक 3 एसेंशियल्स, मेजरमेंट का 3 एसेंशियल्स में नहीं है, क्योंकि वैल्यू जजमेंट जब आ जाता है, वैल्यू जजमेंट वो एवेल्युएशन रिलेटेड है, मेजरमेंट रिलेटेड नहीं है, तो ये एक 3 एसेंशियल्स में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which characteristic distinguishes between physical measurement and mental or educational measurement? जो mental है वो educational and psychological measurement है। अच्छा, physical measurement has no absolute zero, whereas mental measurement starts from zero. Physical measurement starts from an absolute zero and it's directly measurable, whereas mental measurement is relative and lacks an absolute zero. Mental measurement is always accurate, whereas physical measurement is subjective. Physical measurement is purely qualitative, whereas mental measurement is purely quantitative। देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट जो है एब्सोल्यूट टू जीरो से स्टार्ट होता है। आप जाइए ग्रोसरी शॉप को, कोई वेजिटेबल्स खरीदना है, वेट मशीन फर्स्ट जीरो को लाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली बहुत वेरी ऑब्जेक्टिवली वो उसका जो रिजल्ट है बहुत एक्यूरेट है। मगर मेंटल मेजरमेंट रिलेटिव है, वो कंपेयर हम करते हैं, थोड़ा लेस प्रिसाइज है। तो मेंटल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। आप बोलेंगे कि कोई चाइल्ड का आईक्यू लेवल क्या जीरो हो सकता है? नहीं होगा। कोई चाइल्ड का तो कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस है। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली आप नहीं बोलेंगे कि आईक्यू लेवल जीरो है। ओके, तो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है मेंटल मेजरमेंट में। तो मेंटल मेजरमेंट इज रिलेटिव एंड लैक्स एन एब्सोल्यूट जीरो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटेंट to which a test measures what it actually intends to measure is known as। मैं बोला था कि एक ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट, तो किस पर्पज के वजह से टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है? फॉर व्हाट इज द विश टू कंडक्ट द टेस्ट, व्हाट इज द डिजायर टू कंडक्ट द टेस्ट, व्हाट इज द इंटेंशन टू कंडक्ट द टेस्ट। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम स्टूडेंट्स का रीजनिंग एबिलिटी को चेक करेंगे,
तो रीजनिंग टेस्ट होगा, वहां पर हमारा कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स का कोई हम रिलेट नहीं करेंगे। हमारा मेन एम है, मेन इंटेंशन है, हम चाइल्ड का लॉजिकल पावर और जो रीजनिंग पावर को चेक करेंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, इससे हम डिटेक्ट करेंगे उसका क्या रीजनिंग एबिलिटी है, उसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को रिलेट नहीं करेंगे। तो ये वैलिडिटी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, if a student scores 50 on an English test today and scores 50 on the same test administered a few days later, the test demonstrates, क्या है, मैं बताया था कि जो कंसिस्टेंसी होता है वो रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक गाइडलाइंस, क्वेश्चन पैटर्न, इजी, एवरेज, डिफिकल्टी लेवल क्लियर है, टेस्ट कंडक्ट हुआ, चाइल्ड 50 रखा। कुछ दिन के बाद आप क्वेश्चन पैटर्न सेम है, इजी, एवरेज, डिफिकल्टी क्वेश्चन सेम है, माने सेम मींस क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकता है मगर उसका जो पैटर्न सेम है, क्वेश्चन के पैटर्न सेम है, गाइडलाइन सेम है, मगर बच्चा का स्कोर आ रहा है लगभग अराउंड 50, 49 की 51, पहले 50 आया था, तो वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी मींस रिलायबिलिटी, ये फेथफुलनेस ऑफ द टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट इन्वॉल्व्स व्हिच टू कोर एस्पेक्ट्स? एक है आइटम ऑब्जेक्टिविटी एंड स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी, एब्सोल्यूट जीरो एंड रिलेटिव जीरो, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस, टेस्ट लेंथ एंड पेपर क्वालिटी। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी, उसका जो टू कोर एस्पेक्ट्स, आइटम ऑब्जेक्टिविटी एंड स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। आइटम ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, उसका वन एंड क्लियर आंसर है, वन एंड क्लियर आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, वन एंड वेरी क्लियर आंसर। और स्कोरिंग भी ऑब्जेक्टिविटी, आप स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, मोर देन वन एग्जामिनर सेम कॉपी को चेक करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट को मोर देन एग्जामिनर सेम कॉपी को चेक करेंगे तो आंसर तो सेम होगा। एग्जामिनर ए 45 दे रहा है, एग्जामिनर बी भी 45 देगा, क्योंकि उसमें वन एंड क्लियर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा, इन ए क्लासरूम when a teacher assigns numerical marks to answer sheets, it represents dash. When the teacher ranks students or judges their overall performance status, it represents what? जब ए टीचर असाइंस न्यूमेरिकल मार्क्स वो मेजरमेंट है, और जब व्हेन द टीचर रैंक्स स्टूडेंट्स को रैंक कर देता है और जजेस देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करता है मींस इवैल्यूएशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब न्यूमेरिकल मार्क्स टू आंसर शीट्स वो मेजरमेंट है, जब उसका स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेटस को जज करके टीचर ने रैंक दे दिया स्टूडेंट को, वो इवैल्यूएशन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच क्वेश्चन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फुल concept of evaluation? Evaluation is equal to quantitative description plus physical scales, evaluation measurement plus standard deviation, evaluation quantitative description and or qualitative description plus value judgments, D evaluation is equal to test scores plus examination। इसमें देखिए ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही व्हिच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फुल कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन में वैल्यू जजमेंट आता है। जैसे वैल्यू जजमेंट क्या है, जैसे एक चाइल्ड को 80 मार्क्स मिला मैथ्स में, ठीक है, 80 मार्क्स मिला, तो ये मेजरमेंट आ गया कि 80 मार्क्स है। ये इवैल्यूएशन क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट बोलेगा, जज करके ये वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, तो वैल्यू जजमेंट आ जाता है, he is a very good student, he scored 80 marks and he has achieved overall learning, suppose objectives, he has achieved learning objectives in maths। तो ऐसे जो वैल्यू जजमेंट आ जाता है, ठीक है, तो कि हम उसको देख के हम बोलते हैं कि हाँ वेरी गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, सो दैट इन फ्यूचर में क्या होगा, प्रोग्नोसिस प्रेडिक्ट हम कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग में वो जाएगा तो अच्छा करेगा। प्रोग्नोसिस प्रेडिक्ट हम करते हैं कि आज आगे में वो इस मैथ्स में 80 मार्क्स है और हम एनालाइज किया आगे में फ्यूचर प्रेडिक्शन, वही है प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, प्रेजेंट वीकनेस स्ट्रेंथ हम देखेंगे प्रेजेंट, मगर प्रोग्नोसिस क्या है, फ्यूचर प्रेडिकामेंट, फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे मैथ्स में 80 मार्क्स है, फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट किया कि वो अच्छा करेगा इंजीनियरिंग में। ठीक है,
तो ऐसा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ली क्रॉनबैक, अकॉर्डिंग टू ली जे क्रॉनबैक, व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द मेंटल मेजरमेंट। तो जो ली जे क्रॉनबैक 1949, उनके हिसाब से एक्चुअली मेंटल मेजरमेंट का क्या क्या थ्री फंक्शंस है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्टिंग, प्रोग्नोसिस फंक्शन, डायग्नोसिस फंक्शन, रिसर्च फंक्शन, डी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एडुकेशनल। देखिए इसमें जो ली जे क्रॉनबैक का जो थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द मेंटल मेजरमेंट है वो ऑप्शन सी, प्रोग्नोसिस फंक्शन, डायग्नोसिस फंक्शन, रिसर्च फंक्शन। देखिए प्रोग्नोसिस क्या है, फ्यूचर प्रिडिक्शन। मैं अभी बताया था कि चाइल्ड का अभी सपोज देखिए चाइल्ड का साइंस में सपोज अभी 95 मार्क्स है, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे, प्रोग्नोसिस फंक्शन में प्रेडिक्ट होता है कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। कि सपोज हम बोलेंगे कि मैथ्स में उसका 90 है, तो वो 90 मार्क्स है कि वो इंजीनियरिंग में जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन प्रोग्नोसिस। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस हम प्रेजेंट सिचुएशन में चाइल्ड का एक्चुअली वीकनेस, स्ट्रेंथ को हम डिटेक्ट करेंगे। यदि कुछ वीकनेस है, रिमेडियल मेजर्स। तो डायग्नोसिस एक्चुअली प्रेजेंट वीकनेस, स्ट्रेंथ को देखा जाएगा चाइल्ड का, ठीक है। मगर प्रोग्नोसिस क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिकामेंट, वो प्रोग्नोसिस है। डायग्नोसिस प्रेजेंट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है। अच्छा, रिसर्च फंक्शन में क्या बोलता है कि गैदर साइंटिफिक डाटा। रिसर्च फंक्शन में गैदर साइंटिफिक डाटा, उसका एजुकेशनल मेथड्स को एवेलुएट करो और थियोरिटिकल हाइपोथेसिस निकालो, ओके, एंड वो क्या ग्रुप डिफरेंस है डिटेक्ट करो। तो रिसर्च फंक्शन थोड़ा हाई है। तो इसमें याद रखना है जो लीजे क्रॉनबैक का जो थ्री मेंटल मेजरमेंट्स है, प्रोग्नोसिस है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, डायग्नोसिस प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे चाइल्ड का क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। प्रोग्नोसिस बोल रहा है फ्यूचर में वो चाइल्ड क्या करेगा, अभी इसका परफॉर्मेंस ये है, वो चाइल्ड क्या करेगा आगे में, क्या वो मेडिकल में अच्छा कर सकता है, जैसे साइंस में अच्छा है तो बायो में अच्छा, बायोलॉजी में अच्छा है तो वो फ्यूचर में वो मेडिकल में वो जाएगा तो अच्छा करेगा, वो प्रोग्नोसिस है। डायग्नोसिस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में वो वीकनेस, स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करेगा। वीकनेस है तो जिस एरिया में उस एरिया में रिमेडियल मेजर्स, रिमेडियल क्लासेस दिया जाएगा, ठीक है। और रिसर्च फंक्शन बोल रहा है हम साइंटिफिक फैक्ट को गैदर करेंगे और एवेलुएट करेंगे, उसका जो एजुकेशनल मेथड्स को एवेलुएट करेंगे और हाइपोथेसिस निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि व्हिच फंक्शन ऑफ मेजरमेंट हेल्प्स एस्टैब्लिश ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग वीकनेस इन स्टूडेंट्स। मैं बताया था कि स्पेसिफिक लर्निंग वीकनेस इन स्टूडेंट्स, सो जब वीकनेस स्ट्रेंथ का बात आएगा वो डायग्नोसिस फंक्शन है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कंडीशन में हम देखेंगे, टेस्ट कंडक्ट हो गया, हम देखेंगे कि सपोज मैथ्स में किस एरिया में उसका वीकनेस है, ठीक है। अलजेब्रा है कि ज्योमेट्री है कि मेंसुरेशन है कि स्टैटिस्टिक्स है, हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट में वो वीक है, अदर पार्ट में अच्छा किया है, अलजेब्रा अच्छा किया और ज्योमेट्री पार्ट अच्छा किया कि मेंसुरेशन अच्छा किया, मगर स्टैटिस्टिक्स पार्ट वो अच्छा मार्क नहीं रखा, तो उसके ऊपर उसको रिमेडियल मेजर्स दिया जाएगा। तो ये डायग्नोसिस फंक्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में which measurement technique is specifically used to assess the subconscious and preconscious mind of an individual। जो थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, किसमें हम सबकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक स्टोरी, आप एक एम्बिगुअस इमेज है, देखिए ऐसा एक इमेज है एक, ठीक है, आप एक एम्बिगुअस इमेज है, वो इमेज क्लियर नहीं है और उसके ऊपर हम स्टोरी बनाएंगे, तो डिफरेंट पर्सन्स एक्चुअली वो इमेज को देख के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बनाएंगे, बोलेंगे हाँ ये इमेज जो है ना, इमेज क्लियर नहीं है तो ये इमेज ऐसा होगा कि ये इमेज ऐसा होगा। तो ये जो माइंड में आता है सबकॉन्शियस और जो प्री कॉन्शियस माइंड, इस तरीके का केस में जो स्टोरी बनाते हैं, तो डिफरेंट पीपल को पूछेंगे वही इमेज, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बोलेंगे। तो वो एक्चुअली ये जो थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। इफ ए स्टूडेंट हैज ए chronological age of 8 years and mental age 10 years, what is their calculated IQ using the classroom formula? तो आप फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो उसका जो मेंटल एज 10 ईयर्स है, एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज है 8 है इंटू 100, ठीक है। तो उसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे वो 125 आएगा। मैं बताया था कि 122 129 जो है सुपरियर है, ओके। इट मींस मोर देन एवरेज है, मोर देन एवरेज, अभी बताया था आईक्यू टेस्ट में। तो चाइल्ड का एक्चुअल एज 8 ईयर्स है, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स, तो इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स वही है मेंटल एज। तो उसको देखेंगे 125 आईक्यू आ जाएगा। इसमें एक चीज बता रहा हूं, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला दिए थे वो विलियम स्टर्न दिए थे। ये जो फॉर्मूला दिए थे इसको याद रखिए। ये जो आईक्यू जो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए ये जो इंटेलिजेंस कोशिएंट जिसको आईक्यू हम बोलते हैं, तो विलियम स्टर्न, इसको याद रखिए, सिंगल मार्क क्वेश्चन आ सकता है विलियम स्टर्न। और जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिए थे उसको अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, इसको याद रखना है। अल्फ्रेड बिनेट दिए थे मेंटल एज, अल्फ्रेड बिनेट का क्रिएशन था। और ये जो फॉर्मूला, जैसे आपका मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इन 100, ये जो फॉर्मूला जो इंटेलिजेंस कोशिएंट के ऊपर था इसको दिए थे विलियम स्टर्न, ठीक है। और जो मेंटल एज का जो एडवोकेटेड बाय एक्चुअली अल्फ्रेड बिनेट, याद रखिए, आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट assigning a score of 9 out of 10 to a student's performance represents which essential step? अच्छा, 10 से 9 मार्क मिला, असाइन हुआ, तो ये जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट्स व्हिच एसेंशियल स्टेप? डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द एट्रीब्यूट, ट्रांसलेशन इनटू ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, परसेप्शन ऑफ द एट्रीब्यूट। इसमें देखिए ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन इनटू ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक 3 एसेंशियल, अब देखिए इसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 3 एसेंशियल्स ऑफ मेजरमेंट। जो थर्ड वन है वो ट्रांसलेशन इनटू ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, थर्ड वन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए 12-year-old स्टूडेंट हैज एन आईक्यू ऑफ 75, व्हाट इज देयर अप्रोक्सीमेट मेंटल एज अकॉर्डिंग टू द रेशियो फॉर्मूला? ठीक है, हम व्हाट इज द, अच्छा मेंटल एज निकालेंगे हम, तो उसमें अच्छा 7 IQ 75 दे दिया। अच्छा मेंटल एज को हम निकालेंगे, एक्चुअल एज है 12 ईयर इंटू 100, तो अभी उसको कैलकुलेट आप कर दीजिए, ठीक है। तो 75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 करके आप कर दीजिए, 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा, तो 9 ईयर्स एक्चुअली जो मेंटल एज है 9 ईयर्स है। एक्चुअल एज जो चाइल्ड का है वो 12 ईयर्स है। एक्चुअल एज जो क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर्स है, क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर, एक्चुअल एज 12 ईयर्स, मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है 9 ईयर्स के साथ समान है, ओके। एक्चुअल एज 12 ईयर्स है मगर उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो थोड़ा कम है, जो 9 ईयर्स के साथ इक्विवेलेंट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज इतना ही है, ये फास्ट पार्ट था, आप वेट कीजिए, आगे में मेजरमेंट और एवेल्युएशन के ऊपर मैं डिटेल्स लाऊंगा, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग क्वालिटी वीडियोस। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।